नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी ने आज फिर वो कारनामा कर दिखाया जिसमें वो पारंगत है, जिसमें उसे महारत हासिल है। और बीते 9 साल में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने कई राज्यों में जिस ढंग से ऑपरेशन कमल के तहत विपक्ष की सरकारों को गिराया या विपक्षी दलों को तोड़ा या विपक्षी दल के विधायकों को अपने पाले में मिलाया या साम दाम दंड भेद हर तरह के हथकंडे का इस्तेमाल करके अपनी सरकार बनाई या दूसरे की सरकार गिराई, इस काम में बीजेपी पारंगत पहले भी थी, लेकिन 9 साल में बीजेपी ने कई तरह के रिकॉर्ड बनाए हैं। एक रिकॉर्ड महाराष्ट्र में आज फिर बना। महाराष्ट्र में बीजेपी ने शरद पवार की पार्टी के ज्यादातर विधायकों को, दावा है 35 और 40 भी हो सकते हैं, ज्यादातर विधायकों को अजीत पवार के नेतृत्व में अपने पाले में मिलाया या अपने पक्ष में किया और अजीत पवार को मंत्रिमंडल में सीधे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी, साथ में कुछ और मंत्री भी। वो अजीत पवार जिनको लेकर प्रधानमंत्री मोदी और उनके पार्टी के नेता क्या कुछ कहते रहे, सब कुछ इतिहास में दर्ज है, रिकॉर्ड में दर्ज है, गूगल के गर्भगृह में दर्ज है। अजीत पवार ने कैसे पार्टी तोड़ी, शरद पवार कमजोर पड़े, शरद पवार ने सरेंडर कर दिया या शरद पवार ने अपनी बेटी को अपनी विरासत सौंपने की जो कोशिश की उससे बगावत हुई, ये तमाम तरह की कहानियां, थ्योरी आप तक पहुंच रही होगी। मैं उस पर फिलहाल नहीं जा रहा। मैं जा रहा हूं प्रधानमंत्री मोदी के भाषण, उनके कहे पर, बड़ी बड़ी बातों पर, वो गारंटी पर, जो गारंटी उन्होंने अभी 3 दिन पहले भी दी थी, उसी गारंटी का ये वीडियो है, मैं सुनाने जा रहा हूं। और समझिए कि अगर लोग कहते हैं कि आपने चाहे जितने पाप किए हों, आपने चाहे जितने भ्रष्टाचार किए हों, चाहे आपने जितना भी माल खाया हो, जब तक आप दूसरी तरफ हैं, जब तक आप विरोधी हैं, जब तक आप विपक्ष में हैं, तब तक आपके पीछे ईडी, सीबीआई और बाकी एजेंसियां हैं। और अगर आप हमारे पाले में आ गए तो चाहे हमने आपको चोर कहा हो, चाहे हमने आपको डकैत कहा हो, चाहे हमारी सारी एजेंसियां आपके पीछे हो, हर तरफ से आपको जीवन दान है और साथ में सत्ता और कुर्सी है। यही मोदी और उनकी पार्टी की रवायत है और यह सिलसिला 9 साल में बार बार दोहराया जाता है। और ऐसा क्यों कर रहा हूं? प्रधानमंत्री मोदी का वो नारा है ना चर्चित, न खाऊंगा न खाने दूंगा। उसमें एक चीज मैं बार बार जोड़ता हूं, सभी खाने वालों को अपने साथ मिलाऊंगा। तो प्रधानमंत्री ने आज भी जिन लोगों को शामिल किया है अपनी सरकार में, पार्टी नहीं कहूंगा, सरकार में, महाराष्ट्र सरकार में, उस गठबंधन सरकार में जिसे ट्रिपल इंजन सरकार कह दिया एकनाथ शिंदे ने, उस सरकार के जो साझेदार बने अजीत पवार और उनके साथ जो लोग आए हैं, उनको लेकर प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते रहे। और ये खाए अघाए लोग जिनके लिए प्रधानमंत्री मोदी ही ऐसी बात कहते रहे हैं, आखिर प्रधानमंत्री मोदी जब उन्हें अपने साथ लाते हैं, अपनी सरकार में साझेदार बनाते हैं, तो क्या उनके सारे पाप धुल जाते हैं? इसको समझने की कोशिश करिएगा। पहले मोदी जी के बयानों पर गौर करिए। ये बयान है अभी 3 दिन पहले का, जब अमेरिका और इजिप्ट के दौरे से आए थे भोपाल के कार्यक्रम में, और कुछ और आगे विस्तार से आपको दिखाने जा रहा हूं। गौर से आप उनके भाषण के टुकड़ों को सुनिए कि न खाऊंगा न खाने दूंगा वाला पीएम किस तरह की गारंटी देता है और क्या कुछ कर सकता है। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। मैं तो कहूंगा इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन नहीं होता। और एनसीपी को जो लेकर कहा वो सुना आपने, सुनते जाइए, बहुत कुछ कहते रहे कि बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को कोशिश करनी चाहिए कि इन पार्टियों का घोटाला मीटर बनाने की एक बढ़िया, आप में से जो इनोवेटिव हो ना, बढ़िया इनके घोटालों का मीटर बना दीजिए। हाँ,
इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है। इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी, तो एक ही गारंटी है, और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। तो जिन पार्टियों के लिए हमलावर तो विपक्ष की तमाम पार्टियों के लिए थे, चूंकि विपक्ष के नेता एकजुट हो रहे हैं, गोलबंद हो रहे हैं, पटना की तस्वीरें आई थी, तो हमलावर तो विपक्ष को लेकर है, लेकिन इन्होंने एनसीपी का भी जिक्र किया और कहा घोटाला मीटर होना चाहिए और इन पार्टियों की घोटालों की गारंटी है। उसी में एक एनसीपी है और एनसीपी के नेता शरद पवार, उनके भतीजे अजीत पवार, शरद पवार से बगावत करके जो अजीत पवार आज बीजेपी के पाले में आए, साझा सरकार के डिप्टी सीएम बने, उन पर कितने आरोप प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह से लेकर बीजेपी के नेता लगाते रहे, आगे हम दिखाने वाले हैं। और उनके उस 9 मंत्रियों की सूची में 2 और ऐसे मंत्री हैं जिनके पीछे ईडी और सीबीआई और बाकी इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां लगी थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब ऐसी बातें कहते हैं और उसके बाद जब आज जिस ढंग से मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, उसका क्या मतलब है, सुनिए, समझिए। एक और इसी भाषण का एक दूसरा हिस्सा। मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। दे दो, ये अंदाज है। दे दो। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है, तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। तालियां बज रही है। मेरी भी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। तो जो अजीत पवार हैं और उनके साथ 2 और लोग शामिल हुए, आगे बताऊंगा, उन्हें घोटालेबाज कहकर उनके खिलाफ तमाम तरह के भाषणों में आरोप लगाकर, और एजेंसियां तो जांच कर ही रही थी, यही प्रधानमंत्री मोदी 2014 से लेकर बाद के चुनाव तक और इनकी पार्टी के नेता लगातार बहुत कुछ कहते रहे, वो आगे बताऊंगा। लेकिन गारंटी क्या दे रहे थे और शामिल कैसे किया, इस पर सवाल कौन पूछेगा। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है, तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है। और इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक्शन से बचने का ही है। तो ये सुन लिया मोदी जी को, विपक्ष पर हमलावर होते हुए विपक्ष को या विपक्ष के सारे नेताओं को, सारे दलों को भ्रष्टाचारी बताते हुए कार्रवाई की गारंटी, चोर लुटेरों के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे थे। और ये बाइट तो आपने सुना ही, जिसमें अगर मैं एनसीपी की बात करूं, पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, और जो घोटाले इन्होंने गिनाए एनसीपी के खाते के, उनमें से 2 घोटाले बकौल मोदी जो गिना रहे हैं, उस मंत्रालय पर आरोप हैं जो मंत्रालय अजीत पवार संभालते रहे। लेकिन अब अजीत पवार ट्रिपल इंजन की सरकार में डिप्टी सीएम हो गए हैं। बहरहाल आगे चलते हैं, और इसलिए लोग बार बार कहते हैं कि आपने, चाहे आप पर जितने दाग हो, चाहे जितने करप्शन के आरोप, घपले घोटाले के हों, सारी एजेंसियां आपके पीछे रह सकती हैं, लेकिन जैसे ही आप बीजेपी में शामिल होते हैं, आज भी लोग कह रहे हैं, वॉशिंग मशीन से धुलकर साफ होकर सामने आ जाते हैं, गंगा जल से धुल जाते हैं, या दूध
से नहाकर आप पवित्र हो जाते हैं क्योंकि आप बीजेपी में आते हैं। तो आज कुछ पवित्र होकर लोग बीजेपी का हिस्सा बने, बीजेपी में शामिल नहीं हुए, बीजेपी की साझा सरकार का हिस्सा बने, ऑपरेशन कमल। अब देखिए, ये जो आज 9 एनसीपी के नेताओं ने शपथ ली है, इसमें 2 को लेकर बहुत लगातार ट्विटर पर, 3 को लेकर अजीत पवार का जिक्र तो मैंने किया, छगन भुजबल और हसन मुशर्रफ, इनके पीछे एजेंसियां लगी थी। इनका जिक्र तो प्रधानमंत्री मोदी करते रहे रैलियों में, चाचा भतीजा और ना जाने क्या क्या। पार्टी को तो नेचुरली करप्ट पार्टी कहते रहे, लेकिन ये चेहरे वो चेहरे हैं जो आज साझा सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार का हिस्सा बने हैं। अब थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। ये 2014 का अक्टूबर का महाराष्ट्र के चुनाव का वक्त था। प्रधानमंत्री के भाषण में हमेशा एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी कहा जाता था और सीधे अजीत पवार और शरद पवार उनके निशाने पर होते थे, क्योंकि अजीत पवार पर तब बहुत संगीन और गंभीर आरोप थे सिंचाई घोटाले के। प्रधानमंत्री की रैलियों के केंद्र में अजीत पवार हुआ करते थे और तब बीजेपी के दूसरे नेता देवेंद्र फडणवीस या जो भी नेता थे, हर नेता अजीत पवार और शरद पवार पर सीधा हमला करता था, खासतौर से अजीत पवार पर। ज्यादातर लोग अजीत पवार पर नाम लेकर हमला करते थे। शरद पवार का कुछ लिहाज भी कुछ लोग करते होंगे, पार्टी का नाम लेते थे, लेकिन अजीत पवार का हमेशा नाम लिया जाता था। कैसे? देवेंद्र फडणवीस, जिनके साथ बीच में एकनाथ शिंदे यहाँ, देवेंद्र फडणवीस यहाँ, अजीत पवार यहाँ, 2 डिप्टी सीएम। पहले तो इनका कद पहले ही पीछे छोटा हो गया, सीएम से डिप्टी सीएम बने, अब ये दाएं बाएं होंगे एकनाथ शिंदे के। लेकिन देवेंद्र फडणवीस क्या कहा करते थे? एबीपी न्यूज के हवाले से ये पुराना एक बयान है, सुनिए। फडणवीस की वो पीसिंग वाली बात। 20 दिन में बाजी पलटी तो सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग घोटाळ्यामुळे अजितदादांची अवस्था आम्ही काय करणार? आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं अब आगे चूंकि मराठी में हटा देता हूं, अजीत पवार के लिए कह रहे हैं कि अगर सरकार हमारी बनेगी तो अजीत पवार चक्की पिसिंग, वो फिल्मी जो डायलॉग है। देवेंद्र फडणवीस बाद में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद भी अजीत पवार जेल में तो गए नहीं, लेकिन उनके पीछे एजेंसियां लगी रही, जांच होती रही। और उसके बाद दिलचस्प बात यह भी हुआ कि अजीत पवार इन्हीं देवेंद्र फडणवीस के साथ तड़के 5 बजे शरद पवार से बगावत करके, ऐसा कहा गया, शपथ ले ली थी इन्होंने, डिप्टी सीएम की अजीत पवार ने। यह अलग बात है कि 2 दिन के भीतर उन्हें डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था, 2 दिन या उससे पहले ही शायद। लेकिन चुनाव का वक्त था तो अजीत पवार चक्की पिसिंग तब कहा करते थे। अब ये अजीत पवार का हाल में जो रवैया था, जो उनके बयान थे, उससे लग रहा था कि वो बीजेपी की तरफ जाएंगे। लगातार वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफें कर रहे थे, पार्टी में असहज थे। शरद पवार से असहजता की एक बड़ी वजह, शरद पवार के बाद खुद को उनका उत्तराधिकारी मानते थे, लेकिन शरद पवार ने अपनी बेटी को आगे किया। अभी कुछ दिन पहले भी एक तनातनी की खबरें आई कि अजीत पवार को जब किनारे किया गया और सुप्रिया सुले को जिम्मेदारी दी गई, तो उसके बाद से लगातार उनके इंटरव्यू मोदी की तारीफ के आ ही रहे थे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है, जब भी कोई ऐसा शख्स जिस पर तमाम तरह के आरोप हों, एजेंसियां, केंद्रीय एजेंसियां पीछे और मोदी की तारीफ करते हुए मोदी की शरण में आ जाए और मोदी की पार्टी की सत्ता का साझेदार बन जाए या सत्ता को मजबूत करने की बैसाखी बन जाए, तो वो फिर पाक साफ भी होता है, बचता भी है, उसे एक छतरी भी मिलती है, कवच भी मिलता है। ये अजीत पवार की कहानी है, जो कहीं भी आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। IT डिपार्टमेंट अटैचेज प्रॉपर्टीज वर्थ ₹1000 करोड़ लिंक टू अजीत पवार। उसके बाद भी लगातार, ये 2021 की खबर है, देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1400 करोड़ की प्रॉपर्टी अजीत पवार से जुड़े लोगों का, अजीत पवार का, प्रॉपर्टीज ऑफ अजीत पवार का सीज किया। उसके बाद ये भी है, अजीत पवार से जुड़े लोग, अजीत पवार किन सर्चेज ₹184 करोड़ अनअकाउंटेड इनकम फाउंड इन सर्चेज एट रियल एस्टेट फर्म सेज IT। ये भी है 2021 की। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ED लगातार अजीत पवार के करप्शन के आरोपों की जांच कर रहा था और लगातार उनके पीछे था, क्योंकि अब तक वो NCP में थे। जब तक ED स्टार्ट्स मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन इन इरिगेशन स्कैम इन्वॉल्विंग अजीत पवार, ये मई 2020 की खबर है। वही इरिगेशन, वही सिंचाई घोटाला जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे शुरू के वीडियो में जो आपने देखा। तो ये तो अजीत पवार है।
जो अब बीजेपी के लिए बीजेपी की सरकार में ट्रिपल इंजन का एक चेहरा बन गए हैं। ये छगन भुजबल साहब हैं, इनके बारे में एक खबर है कुछ दिन पहले की, अब इसमें तारीख नहीं है कब की है, लेकिन ईडी ने 20 करोड़ का इनका एसेट जब्त किया था छगन भुजबल का पीएमएलए केस में। ये भी मंत्री बने हैं। उसके बाद पीयूष गोयल का एक बयान है, एनसीपी हैज लीजेंडरी रिकॉर्ड्स ऑफ करप्शन। एनसीपी का करप्शन का एक रिकॉर्ड है, लेकिन अब एनसीपी तो क्या है समझ ही रहे हैं। जयराम रमेश ने आज ट्वीट किया, साफ है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन से ने अपना काम फिर से शुरू कर दिया। महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हुए नेताओं में से कई पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स उनके पीछे पड़े थे। अब उन सभी को क्लीन चिट मिल गई है। ये और यही शरद पवार ने भी आज कहा है कि मोदी जी ने सिंचाई घोटाले की बात कही थी, कहा था एनसीपी नेता इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं। आज एनसीपी नेताओं को सरकार में शामिल किया गया। मुझे खुशी है कि उनके सभी आरोप गलत थे। इसके लिए मोदी जी का आभारी हूं, शरद पवार ने कहा है। ये एक नेता हैं, पूर्व सांसद हैं किरीट सोमैया, जो आज 9 लोग शामिल हुए हैं सरकार में, अजीत पवार समेत छगन भुजबल के साथ। उसमें एक हसन मुशर्रफ नाम के साहब भी हैं। इनके खिलाफ लगातार बीजेपी के सांसद किरीट सोमैया आरोप लगाते रहे हैं 150 करोड़ की धोखाधड़ी के। और ये हाल की खबरें भी है, लगातार खबर छपती रही है। ये देखिए, ये खबर है कब की, 3 अप्रैल की। शुगर मिल घोटाला मामले में ईडी की कई कारोबारियों पर रेड। एनसीपी नेता हसन मुशर्रफ से हैं करीबी संबंध। ईडी ने 2 माह में दूसरी बार एनसीपी नेता हसन मुशर्रफ के ठिकानों पर की छापेमारी। ये खबर कब की है, 11 मार्च 2023 की, समझ लीजिए 3 महीने पहले की। इसी तरह से लगातार हसन मुशर्रफ के ठिकानों पर या उनसे जुड़े लोगों पर छापे पड़ रहे थे। ईडी की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। ये तो 4 अप्रैल की खबर है, समझिए 2 महीने पहले की। एनसीपी नेता हसन मुशर्रफ के सहयोगी चंद्रकांत मधुकर को ईडी का सम्मन, चीनी मिल मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया। तो ये लगातार सारी खबरें हैं उस हसन मुशर्रफ के खिलाफ भी, जिन पर कहा गया, किरीट सोमैया जो बीजेपी के पूर्व सांसद हैं, उन्होंने ही आरोप लगाया कि सहकारी चीनी मिल में अनियमितता और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 100 करोड़ 127 करोड़ ऐसा घोटाला हुआ है। और उसके बाद किरीट सोमैया लगातार मोर्चा खोले हुए थे। बीजेपी का ही नेता जिसे करप्ट कहकर मोर्चा खोले हुए था। ईडी ने जिससे पूछताछ के लिए हसन मुशर्रफ और उनके करीबी लोगों को बुलाया, छापेमारी, तलाशी की, मनी लॉन्ड्रिंग के संगीन आरोप जिन पर हैं, जिनके सहयोगियों और परिवार पर, वो भी शामिल हुए हैं। तो ये तो चेहरा है बीजेपी का। और वीडियो मैंने इसलिए शुरू में ही मोदी जी का दिखाया कि ये पार्टियां दल बदल कोई नई बात नहीं है, हमेशा होता रहा है। आया राम गया राम, भजनलाल को उस जमाने में कहा गया आज से 40-50 साल पहले, तो नई बात नहीं है। लेकिन बीते 9 साल में जिस ढंग से एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्षी सरकारों को या विपक्षी दलों के नेताओं को डराना, उसके पीछे एक तरह से साए की तरह ईडी या एजेंसियों का लगना, और जब वो अगर उन्होंने पाला बदल लिया या मोदी जी की पार्टी का दामन थाम लिया तो कैसे बचते हैं, उसकी बहुत सारी कहानियां हैं, महाराष्ट्र से लेकर और बंगाल तक। बंगाल का जिक्र जब भी आता है, मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी का जिक्र आता है कि कैसे शारदा नारदा घोटाले में जिन लोगों के नाम थे, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उन पर भी आरोप थे घपले घोटाले के कुछ, और उनके खिलाफ अमित शाह तक बयान दिया करते थे। उनके बयानों की भी लंबी लिस्ट है चुनाव असम में, जब तक वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए थे। लेकिन आज वो बीजेपी का चेहरा है, मुख्यमंत्री हैं, स्टार प्रचारक हैं, और पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़े चेहरों में से एक होते जा रहे हैं बीते कुछ सालों में। ऐसे नेताओं की एक लंबी लिस्ट है जो अलग अलग राज्यों में जब तक वो विपक्ष के खेमे में थे तब तक एजेंसियां उनके पीछे, और जैसे वो बीजेपी में शामिल हुए पाक साफ बेदाग हो गए। तो अब ये बेदाग हो गए अजीत पवार। बीजेपी को लगता है कि चूंकि महाराष्ट्र एक ऐसा सूबा है जहां 2024 में बीजेपी को तगड़ी चुनौती मिल सकती है, इसलिए क्योंकि पिछली बार 2019 में बीजेपी और सेना एक साथ थी, शिवसेना उद्धव ठाकरे की, तो बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी मिली। इस बार चूंकि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी अलग एक मोर्चा है जिसमें शरद पवार और उद्धव ठाकरे और कांग्रेस है,
तो बीजेपी की बेचैनी थी कि वो टैली जो हमने 2019 में हासिल की कैसे बचाएं और कैसे महाराष्ट्र में अपनी खोई हुई जमीन को हासिल करें। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कर रहा हूं। पार्टी बदलकर एकनाथ शिंदे को कैसे लाया गया, एकनाथ शिंदे को कैसे गुजरात सूरत होते हुए गुवाहाटी में होटल में उनकी टीम को कैसे रखा गया, वो कहानी सब जानते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, बंगाल, बिहार, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी मोर्चेबंदी करने में लगी है 2024 के पहले। बिहार में भी नीतीश कुमार और आरजेडी के गठबंधन के बाद मोदी की बेचैनी है कि वहां क्या होने वाला है। 17 सीटें अभी हैं, 40 में से 39 सीटें 2019 में गठबंधन को, एनडीए को मिला था, लेकिन अब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ है। तो अब महाराष्ट्र में एक ऑपरेशन हो गया है क्योंकि बड़ी चिंता महाराष्ट्र में। लेकिन अब इसका असर आगे आने वाले दिनों में क्या होगा? शरद पवार का रुख एक तरह से सरेंडर करने जैसा है, जैसे उन्होंने मान लिया कि ये सारे विधायक भतीजा समेत उनके पाले से, उनके नेतृत्व से बाहर चले गए। लेकिन क्या ये यही बात खत्म हो जाएगी? वो कहते हैं मैं जनता में जाऊंगा, मैंने एनसीपी बनाई है, ऐसी बगावतें मैंने देखी है। तो अगले कुछ महीनों में क्या होता है, राजनीतिक तौर पर हर रोज कुछ चीज़ें बदलेगी, दिखेगी, मैं जो समझूंगा दिखाऊंगा, बात करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल मेरा मकसद उस मुद्दे तक आज सीमित था कि कैसे राजनीति में, जिसे पहले घपलेबाज, घोटालेबाज, चोर, डकैत, ना जाने क्या क्या कहते हैं, और उसके बाद कैसे उसी को अपनी पार्टी का हिस्सा या अपनी सरकार का हिस्सा बना लेते हैं या अपने मोर्चे का हिस्सा बना लेते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि कहीं आपकी ज़मीन 2024 के पहले कमज़ोर न पड़ जाए। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।